मैं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम बात उस पर करेंगे जिसने देश की राजनीति में उबाल लाया हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, नाम उनका राहुल गांधी। राहुल गांधी अपने चुनाव क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर थे और रायबरेली के दौरे के दौरान एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कुछ बयान दिए, अपने लहजे में दिए, अपनी तलखी के साथ दिए। उनका बयान सीधे तौर पर यह रहा कि अगर आपके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता आए तो उनको आप कहिएगा कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका गृह मंत्री यानी अमित शाह गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आप लोगों ने देश को बेच दिया है, आपने संविधान को खत्म करने की कोशिश की। और राहुल गांधी ने कहा कि ये मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, इस पर मैं माफी भी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी आगे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे ये तो बात की बात है, पर भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम राजनीतिक दल इस भाषा के विरोध में सार्वजनिक तौर पर मैदान में आ गए। भाजपा और उसके समर्थक दल तो हैं ही, पर भाजपा से इतर इंडिया गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं उन्हें भी इस भाषा पर ऐतराज है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार। सबका मानना है कि ये भाषा स्वीकार्य नहीं है। लेकिन बात केवल इतनी नहीं है, बात इस संदर्भ में है कि जिस शख्स को देश की जनता ने 3-3 बार जनमत देकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाए, जिस पार्टी को इस पद तक पहुंचाए और पिछले 12 वर्ष के शासनकाल में तमाम उपलब्धियां देश के संदर्भ में ऐसी हैं जो गर्व का विषय हो सकती हैं, तो इन उपलब्धियों के साथ जिस शख्स के नाम जुड़े हुए उसे देश के संदर्भ में गद्दार राहुल गांधी किस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। पर राहुल गांधी भी कोई राह चलते व्यक्ति तो है नहीं। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, अगर वो इतनी बड़ी बात इतनी दमदारी के साथ कह रहे हैं तो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो खुद तो समझाएंगे नहीं तो उनकी पार्टी के द्वारा ये समझाना चाहिए कि वो ये बात कैसे कह दे रही है, या पार्टी मानती है कि राहुल गांधी ने भावावेश में ये बात कह दी है, वस्तुतः यह बात कहने योग्य तो नहीं, मानने योग्य भी नहीं। तो कुल मिलाकर आज हम इसी पर बात करें। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी खासतौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी के विचारवान प्रवक्ता है, कभी कभी आक्रामक लहजे में भी अपनी बात कहते हैं और उनकी आक्रामकता को हम सुनना चाहेंगे और उसी लहजे में बात भी करना चाहेंगे। हमारे साथ यश भारती जी है। यश भारती जी यूं तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है जो कांग्रेस को बड़ी मजबूती के साथ समर्थन देती है, और सुरेंद्र राजपूत जी को खराब लग सकता है और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अरसे से अगर उत्तर प्रदेश से सोनिया गांधी राहुल गांधी संसद में पहुंचते रहे तो समाजवादी पार्टी की प्रत्यक्ष सहयोग की उसमें बड़ी भूमिका रहती है, पर वो समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के बयान के समर्थन में नहीं। और इनके साथ साथ तटस्थ राय देने के लिए श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम सुरेंद्र राजपूत जी से करेंगे क्योंकि उनके नेता का बयान आज हमारी बातचीत के केंद्र में है। बस सुरेंद्र राजपूत जी अपने नेता के बयान के संदर्भ में अपने विचार रखें, उससे पहले कुछ बयानों पर दृष्टि डालते थे। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरा पासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीन को हमेशा गिरवी रखने का काम किया। दिमाग का दिवालीपन का द्योतक है, एक मर्यादा होती है
समालोचना करना चाहिए, लेकिन स्तरहीन आलोचना नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह से इतना बड़ा आदमी होते हुए मतलब ओछी बात का प्रयोग करते हैं, उनके दिमाग का दिवालियापन को मतलब प्रमाणित करते हैं। तो सुरेंद्र राजपूत जी, आपका प्रधानमंत्री गद्दार है। भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी के संदर्भ में थोड़ी बात कर रही है। 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ठीक वैसे ही जैसे 140 करोड़ भारतीयों के द्वारा चुनी गई लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है राहुल गांधी। सम्माननीय राहुल गांधी बता रहे आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका गृह मंत्री गद्दार है। मतलब हमारा प्रधानमंत्री, हमारा गृह मंत्री गद्दार है। हमें तो अस्वीकार है, पर अब आपके नेता ने बात कही है, और अगर आप समर्थन में तो थोड़ा हमें समझाइए ये बात कैसे सही है, ये बात कैसे तार्किक है, और ये बात क्यों स्वीकारी जानी चाहिए। हिमांशु भाई, हमें आपकी नेता का भी सम्मान है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर मतभेद नहीं होंगे तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। तो आपका मतभेद हमारी सराखों पर, और हम आपके इस मतभेद का सम्मान करते हैं, इस अलग राय का भी सम्मान करते हैं। संविधान बचाने का सम्मेलन था, दलितों का सम्मेलन था, और जो लोग संविधान को बदलने की कोशिश करते हैं, जो लोग आरक्षण को बदलने की कोशिश करते हैं, जो समय समय पर आरक्षण के विरोध में बात करते हैं, जो समय समय पर कहते हैं कि 400 सीटें लाओ तो आरक्षण हम संविधान को बदल देंगे, वो लोग तो संविधान के भी गद्दार हैं और देश के भी गद्दार हैं। इसमें तो कहीं कोई भी दो राय नहीं है, इसमें बहुत क्लियर कट है। संविधान को बचाने का सम्मेलन था, आरक्षण को बचाने का सम्मेलन था। अब आप उस आदमी को क्या कहोगे? आप तो कह रहे हो 3 बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुना, पर क्या 3 बार प्रधानमंत्री पद के लिए उनको देश विरोधी और देश के प्रति, जो किसानों के प्रति गद्दारी की करने वाली यूएस ट्रेड डील के लिए चुना गया था? क्या इसलिए चुना गया था कि अमेरिका का किसान अगर हमारे यहां अपनी उपज भेजेगा तो वो 0% टैरिफ पर भेजेगा, और हमारा किसान अगर अमेरिका कुछ भेजता है तो वो 18% टैरिफ होगा? इस चीज के लिए चुना गया था प्रधानमंत्री जी को? ये गद्दारी नहीं तो और क्या है? मध्यम वर्गीय व्यापारी अगर यहां से कोई सामान भेजेगा अमेरिका तो वो 18% टैरिफ पर रहेगा, और उनका अगर कोई व्यापारी हमारे हिंदुस्तान में सामान भेजता है तो 0% टैरिफ पर रहेगा। ये बात गद्दारी की नहीं है तो और क्या है? आप हमें बताइए कि हम किससे तेल खरीदेंगे? स्वाभिमानी संप्रभु राष्ट्र है, हमारे राष्ट्र की सारी स्वाभिमान को और सार्वभौमिकता को गिरवी रख दिया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के सामने। तो इसको आप गद्दारी नहीं तो कहें क्या देशभक्ति कहेंगे? कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कहेगा तो हम रूस से तेल खरीदेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कहेगा तो हम रूस से ना एलएनजी खरीदेंगे ना तेल खरीदेंगे, जो रूस हमें 40% सस्ता तेल दे रहा हो। नीट का पेपर लीक होगा और नीट के 22 लाख बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, तो हम उस आदमी को क्या कहेंगे? कैसे कहेंगे? 2016 में भी लीक होता है, 2017 में भी, 2021 में भी, 2024 में भी, और 2026 में भी लीक होता है। क्या कहेंगे आप? जो आदमी 22 लाख बच्चों का भविष्य नहीं सुरक्षित रख पा रहा हो, उसके हाथ में 140 करोड़ बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? जब 2014 में हिंदुस्तान की लगभग 6 कंपनियां दुनिया की ब्लू चिप कंपनियां थी, और आज की डेट में 10 साल बाद हिंदुस्तान का एक आदमी, उनका प्रिय अडानी साहब, दुनिया के सर्वोच्च अमीर आदमियों में से तो हो जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी 100 ब्लू चिप कंपनियों में नहीं रहेगी, वहां से गायब हो जाएगी, एक भी ब्लू चिप कंपनी नहीं रहेगी। तो हम इसके लिए क्या किस बात का इस्तेमाल करें, किस शब्द का इस्तेमाल करें? और वो पैसा टोटल साइफन होकर के तमाम लोग आरोप लगाते हैं कि वो अडानी जी के यहां चला जाता है। जब पूरी की पूरी यूएस ट्रेड डील सिर्फ इसलिए साइन कर दी जाएगी, आत्मघाती और आत्मसमर्पणकारी ट्रेड डील, कि अडानी जी के सिर्फ 3 मुकदमा वापस ले लिए जाएं। नॉर्वे इसलिए जाया जाएगा कि साहब वो जो पेंशन फंड में जो उनको ब्लैकलिस्ट किया हुआ उसकी ब्लैकलिस्टिंग बाहर हो जाए। श्रीलंका इसलिए जाया जाएगा कि साहब उनको पावर प्रोजेक्ट मिल जाए। बांग्लादेश इसलिए जाया जाएगा कि पावर सप्लाई चली जाए अडानी जी की। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? तो ऐसे लोगों को तो गद्दार ही कहा जाएगा। हिमांशु जी, अब आपके मतभेदों का स्वागत है। ऐसे लोगों को गद्दार ही कहा है, क्या व्याख्या है? सर, जीवन में 2 चीजें होती है, एक होती है नीति और एक होती है नियत। आप क्या कहना चाहते हैं? ये देश उन लोगों को लगातार चुन रहा है जिनकी नियत में खोट है,
जिनकी इस देश के प्रति निष्ठा नहीं, जिनकी इस देश के प्रति समर्पण नहीं है, जिनको इस देश के प्रति लगाव नहीं है। 6 दशक से नक्सल समस्या से जूझ रहा था देश। नक्सल समस्या के संदर्भ में एक निर्णायक मोर्चे पर लाकर देश आया, जिस अमित शाह के नेतृत्व में आया, जिस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आया। आप उन्हें देश का गद्दार कह देंगे? आज अडानी के नाम पर आप इतनी बात कर रहे हैं, या अंबानी के संदर्भ में लोग कहते हैं आपके कालखंड में ही अंबानी एक सामान्य व्यवसायी से देश के सबसे बड़े व्यवसायी बने। तो आपने अंबानी तैयार कर दिया, भाजपा ने अडानी तैयार कर दिया। तो अंबानी तैयार किया तो इसलिए आप गद्दार, अडानी भाजपा ने तैयार कर दिया इसलिए भाजपा गद्दार। तो ये देशवासी सबसे बड़े गद्दार कि हम लगातार गद्दारों को ही चुनते आ रहे हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि आपके शब्दकोश में कोई बेहतर शब्द नहीं है क्या? शब्दों का दारिद्र्य इतना हो गया क्या? गद्दार किसे कहते हैं? गद्दार के संदर्भ में क्या परिभाषा है आपकी सुरेंद्र राजपूत जी? थोड़ा और विस्तार से समझाएं। आपने तो 4 फैसलों के आधार पर कह दिया। नीति गलत हो सकती है, नीति वक्त की कसौटी पर गलत ठहर सकती है। इस आधार पर तो गद्दारी के संदर्भ में सबसे पहला आप खड़े। भाई 1948 के संदर्भ में लोग कहते हैं हम तो निर्णायक तौर पर कश्मीर को पूरा जीतने वाले थे। उस समय पर नेहरू जी ने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में मामला ले गए। आज तक एक हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए देश के साथ गद्दारी तो कांग्रेस ने की, देश के साथ गद्दारी नेहरू जी ने की। पर हमें लगता है ये नीति है, नियत नेहरू जी की भी देश के प्रति समर्पण की। तो आपसे जानना चाहता हूं, क्या अभी भी आप इस बात पर कायम है कि नहीं, मोदी जी, अमित शाह जी ये तो देश का भला चाहते ही नहीं, ये तो देश को खिलाफ ही हैं। कायम है आप इस बात पर सुरेंद्र जी? जी हिमांशु भाई, बड़ी अच्छे आप भाषणबाजी करते हैं। आई विश कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेता होते तो हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपकी नीति में कुछ कमी हो सकती थी, नियत में कमी नहीं। आप जैसा शख्स अगर होता तो निश्चित तौर पर यह शब्द खराब होता और हम ये शब्द इस्तेमाल भी नहीं करते। अरे हमारे खिलाफ तो ये शब्द 1948 से, जैसा आपने कहा है, उसी समय से क्या नाम इस्तेमाल होता जा रहा है। हिमांशु जी, आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, तब से हम गद्दार शब्द सुन रहे हैं। वो कांग्रेस गद्दार शब्द सुन रही है जिस कांग्रेस ने देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और वो भी उन लोगों से गद्दार का शब्द हम लोग सुनते हैं, उन लोगों से हम अपने वल्दियत को गलत सुनते हैं, उन लोगों से हम नेहरू और पटेल के विभ्रमों को हम सुनते हैं, मतभेदों को हम सुनते हैं, जिन लोगों के पुरखों ने हिंदुस्तान की आजादी में दलाली का काम किया था, न कि आजादी के आंदोलन में काम किया था, पेंशन लेने का काम किया था। उन लोगों से हम सुनते हैं। हम तो 1948 से अगर हम गद्दारी शब्द की बात करने लगे तो 3-4 ट्रक भर जाएंगे कांग्रेस के खिलाफ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके के आरोपों का सिलसिलेवार वो किया है। तो अगर आपने दिया है तो पेबैक आपको मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, भाई रही बात नियत की, तो नियत का भी मैं बता देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमारी सेनाएं सैन्य शौर्य और पराक्रम और व्यावसायिक दक्षता की पराकाष्ठा पर है। उन्होंने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नष्ट कर दिया था, उन्होंने पाकिस्तान के एयरबेस को नष्ट कर दिया था, और वो पाकिस्तान का जो कब्जे वाला कश्मीर है, पीओके जिसको कहते हैं, हमारी सेना उसको लेने के लिए तैयार खड़ी थी और बलूचिस्तान को आजाद करने के लिए तैयार खड़ी थी। एक ट्वीट आता है रहस्यमय ढंग से डोनाल्ड ट्रंप का, और 15 मिनट में सीज फायर हो जाता है। उसके बाद तमाम चीजें बातें कही जाती है, लेकिन 15 मिनट में सीज फायर हो जाता है। अब इसको आप क्या कहेंगे? गद्दारी नहीं तो क्या कहेंगे आप? ये तो खुलेआम ना नीति की बात है, नियत की बात है। हमारी सेनाएं जब पूरी तरीके से व्यावसायिक दक्षता के साथ तैयार खड़ी थी, क्यों आपने ऐसा काम किया? इसके लिए आप क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे भाई, आप हमें बताएंगे जरा सा। दूसरा, अंबानी को देने की बात, आप क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? तो इसके लिए तो मुझे रत्नाकर जी के पास आना पड़ेगा। सारा काम मैंने अपने जेब में थोड़ी ले लिया सुरेंद्र राजपूत जी। रत्नाकर जी को बुलाया हुआ मैंने आपके साथ संवाद करने के लिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। मैंने एक देशवासी के नाते अपनी बात कही। मैं ना नेहरू को गद्दार मान सकता हूं, ना मोदी जी को गद्दार मान सकता हूं, पर आप दोनों एक दूसरे को गद्दार मानते हैं, तो आप लोग बताओ क्यों है? तो रत्नाकर सिंह जी, सुरेंद्र राजपूत जी ने दलीलें दी हैं इस बात के लिए कि जैसे आप अतीत में हमारी नीतियों के आधार पर हमें गद्दार करार देते थे,
तो जैसा बोया है वैसा काटने के लिए तैयार रहिए। आपकी भी नीतियां उन्हें बाध्य करती हैं अब आपको गद्दार के रूप में विभूषित करने के लिए। क्या कहते हो गद्दार कर देंगे? कितना ऐतराज है? क्या आप मानते हो जो बोया है वो काटना ही पड़ता है? देखिए हिमांशु जी, एक चीज मैं व्यक्तिगत रूप से बता दूं कि अगर संवैधानिक पद पे अगर कोई व्यक्ति बैठा है, अगर प्रधानमंत्री पद के ऊपर आसीन है, अगर कोई गृह मंत्री भी है, उसके ऊपर अगर कोई अपशब्द कोई भी बोले, चाहे मैं बोलूं, आप बोले या कोई राहुल गांधी बोले, तो ये उस पद पे बैठे व्यक्ति के ऊपर उसका कोई प्रभाव ज्यादा विशेष नहीं होता है, बल्कि लोगों की मानसिकता जो है, जो व्यक्ति बोल रहा है उसके प्रति जरूर बदल जाती है कि ये व्यक्ति कितना मैच्योर्ड है, पॉलिटिकली कितना मैच्योर्ड है जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। निश्चित रूप से देखिए, राहुल गांधी जी जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और जिस गरिमा में पद पे हैं वो नीति करना चाहिए, शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जिस नहीं हो पाई जितनी की होनी चाहिए बात और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो मेरा कहना यह है। दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा, अभी देखिए देश के प्रधानमंत्री अगर हटाते हैं, सीए लागू करते हैं, देश को 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से चौथे नंबर तक लेके जाते हैं, देश को अगर ऑपरेशन सिंदूर में अगर आतंकियों के छक्के छुड़ा देते हैं, आतंकियों को मार गिराने का काम करते हैं, उनके मुख्यालयों को नष्ट करते हैं, गरीब परिवार को जो 4 करोड़ से ज्यादा मकान देने का काम करते हैं, तो अगर देश की जनता उनको गद्दार समझती है तो मैं कांग्रेस की मानसिकता पे मुझे जरा सोचना पड़ेगा कि अगर इस तरह के प्रधानमंत्री को आप गद्दार बोलेंगे तो निश्चित रूप से कहीं मानसिक दिवालियेपन का आप शिकार हैं। तीसरी चीज मैं पूछना चाहूंगा, अभी यहां पे बैठे हैं, देश की जनता ये भली भांति जानती है कि यूनाइटेड नेशन में जब हमारे देश को स्थायी सदस्यता मिल रही थी तब नेहरू जी ने क्या कृत्य किए और जो है हम उससे वंचित रहे। देश की जनता वो दिन भी याद रखती है, कांग्रेस ने क्या किया हमारे देश के साथ। चाइना के हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन जो है वह हमारी जमीन चाइना को दे दिया। देश की जनता वो भी जानती है कि नेहरू जी ने देश के प्रति कैसा वर्ताव किया है। अभी आप खुद ही जिक्र कर रहे थे कि पीओके जो है वो पीओके नहीं बन पाता अगर नेहरू जी ने समय पे वहां पे सेना भेज दी होती कबीलाइयों के खिलाफ, तो पीओके नहीं बन पाता। तो देश की जनता ये जानती है कि देश के साथ गद्दारी किसने किया है और देश को विकास के राह पे और आगे बढ़ाने का कृत संकल्प लेकर उसको लेकर चलने का काम किसने किया है। चौथी चीज मैं आना चाहूंगा, अभी हमारे बड़े भाई विद्वान हैं सुरेंद्र राजपूत जी जो कह रहे थे अभी कि राहुल गांधी गए थे, आरक्षण का कुछ वहां पे मीटिंग चल रही थी, आरक्षण के बारे में बोल रहे थे। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, भाई सबसे ज्यादा अगर विरोधी कोई पार्टी रही है आरक्षण की तो वह कांग्रेस पार्टी रही है। आप अगर वक्तव्य उठाकर सुन लें राजीव गांधी की सदन में तो उससे आपको साफ स्पष्ट हो जाएगा कि वो आरक्षण कभी लागू होने देना ही नहीं चाहते थे और 10 वर्ष तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों में आरक्षण को दबा के रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, अन्यथा आरक्षण बहुत पहले लागू हो गया था। और ये संविधान की बात कर रहे हैं भाई, देश को इमरजेंसी में आपातकाल में ढकेलने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया। लाखों लोगों को जेल में ठूसने का काम कांग्रेस पार्टी ने असंवैधानिक काम किए। 90 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करके असंवैधानिक रूप से बर्खास्त करने का काम जो है कांग्रेस ने किया और आज हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हम संविधान के विरोधी है। अरे भाई, संविधान वो जो बुक लेके चलते हैं ना राहुल गांधी, पॉकेट में रखते हैं और बार बार ऐसा दिखाते हैं, उसको दिखाने से आप संविधान के पालक नहीं हो जाएंगे। आप कहीं ना कहीं अपने इतिहास के झरोखे में देखिए किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है, किस तरह से देश के साथ जो है वह जो निर्णय लिए गए वो देश हित में नहीं था, वो भी देश की जनता ने देखा। मैं एक चीज कहना चाहूंगा हिमांशु जी, एक 2 लाइन मैंने राहुल गांधी के लिए लिखा है, वो मैं आपको जरा सुनाना चाहता हूं जी। रिश्ते बन जाएंगे कुछ खास, रिश्ते बन जाए कुछ खास, उनमें जब आए मेलोडी की मिठास। राहुल गांधी क्यों हो इतने उदास, रखो मेलोडी अपने पास, मिट जाएंगे सारे खटास। मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ,
तो ये राहुल गांधी जो आज वैमनस्य की राजनीति कर रहे हैं, जो द्वेष की राजनीति कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मुद्दे वेस्ट आप राजनीति करें, मुद्दों के ऊपर राजनीति करें, निश्चित रूप से आप हमको कटघरे में खड़ा करेंगे तो हम जवाब देंगे, लेकिन इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग जो है देश के प्रधानमंत्री के लिए कहना 140 करोड़ देशवासियों को अपमानित करने के समान है। अपमानित करना है। रतन जी का कहना है मुद्दों पर विरोध कीजिए। मुद्दों के संदर्भ में जिन आधार पर सुरेंद्र राजपूत भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कटघरे में खड़ा करते हैं, कमोवेश वैसी सूची रत्नाकर सिंह जी भी अपनी तरफ से जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस हिसाब से तो ये भी गद्दार है। तो ऐसे में यश जी आपके पास आना बड़ा लाजमी हो जाता है। क्या कहते हैं आप? इस देश में अब राजनीति में जितने भी लोग हैं वो देश के प्रति गद्दार लोग हैं, और जो देश के प्रति जितना ज्यादा गद्दार रहेगा देश की जनता उसे उतनी बार मौका देगी। क्या हम उस दौर में आ गए? हमारे पास राजनीतिक विमर्श के लिए अब एक दूसरे को देशद्रोही बताने से बेहतर शब्द नहीं रहे कि हम राजनीति के उस मुकाम पर पहुंच गए जहां पर अपने प्रतिद्वंदी को देश के संदर्भ में विरोधी करार देना ही अब हमारे लिए उपलब्धि का विषय हो गया। क्या कहते हैं यश भारती जी, कहां जा रहे हो? देखिए आदरणीय डॉक्टर हिमांशु जी, भाषाई स्तर तो लोकतंत्र में और राजनीतिक रूप में लगातार गिर, और जो जितना बड़ा है वो उसमें भाषाई स्तर को गिरा रहा है। ये माननीय अखिलेश यादव जी इस पे बड़ा गहन चिंतन कर चुके हैं और इस बात पे मर्यादित रखने की बात भी की, और हम लोगों को भी कहते हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई नेता कभी कभी कोई भाषाई स्तर गिराता है तो हम लोग को भी टोकते हैं। तो इस जिम्मेदारी बड़े लोगों की है कि वो नीचे तक अपने कार्यकर्ताओं को भाषाई स्तर पर ठीक रखें। भाषा बिगड़ेगी तो व्यवस्था भी बिगड़ेगी कहीं। तो जो बात अभी चल रही है, अगर मैं उसको पारदर्शिता के साथ देखूं, निचोड़ निकाल करके देखूं, क्योंकि मसला कांग्रेस पार्टी का है, उनके नेता ने कहा, बीजेपी के ने कहा, लेकिन लगातार जो हम चीजें देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई ऐसा मंच थे प्रतिद्वंदियों को गद्दार, देश का गद्दार, और कहीं कुछ ना कुछ देश से जोड़ते हुए बातें कहने की कोशिश करते। कभी सीधे तौर पे कहते हैं, कभी सीधे तौर पे नहीं कहते। तो ये लगभग शुरुआत हमेशा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती है, जिसको थोड़ा आगे बढ़ा करके राहुल गांधी जी ने कहा। लेकिन हम किसी भी ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करते हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिगाड़े। सवाल खड़ा होता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के देश की गद्दारी करता हो, देश की सौदेबाजी करता हो, दलाली करते हुए ऑन कैमरा पकड़ा जाता है, कोर्ट से न्यायालय से दंडित होता है, तो उस पार्टी के लिए क्या विचार रखे जाएंगे? जिसके राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष देश को बेचने का काम करता हो, दलाली करता हुआ पकड़ा जाता है, सजा पाता है, तो उस पूरी पार्टी के लिए क्या विचार रखे जाएंगे? और पार्टी उसके बाद ये गहन चिंतन करे कि जो पैसा आ गया है देश की दलाली के लिए, उसको चंदा दिखाया जाए, उसके लिए मीटिंग्स हो रही है, उसका गहन चिंतन हो रहा है कि भाई अब उस पैसे को और इस मामले को कैसे निपटाया जाए। जबकि गलती अगर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई तो खुल करके उस बात के लिए बात करनी थी कि इस आदमी से हमारा कोई लेन देन है, उसका त्याग करना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी रही, उसके बचाव में खड़ी रही। तो बड़ा गद्दार, छोटा गद्दार कहने की बात अलग हो, लेकिन प्रमाणिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी मैं थोड़ा विषय को और विस्तार देता हूं। यह संकट भाषा का है या सोच का है? राजनीति में 2, 4, 5 जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो नीतियों के स्तर पर एक दूसरे के विरोधी होते हैं, और सरकार में बैठे हुए लोग ये अपेक्षा अगर करते हैं कि विपक्षी दल उसके समर्थन में ही बयान दें तो वो अतिरेक है। लेकिन आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अब हमारी प्रतिद्वंदिता दुश्मनी में बदल गई है? क्या हम एक दूसरे के संदर्भ में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्दों का दारिद्र्य है, या हमारे विचारों में ही दारिद्र्य इतना आ गया है, हमारी दीनता इतनी आ गई है, हमारे बीच एक दूसरे को न स्वीकारने की भावना इतनी प्रबल हो गई है कि अब हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या तक नहीं रही। अब हमारी जो परस्पर रिलेशनशिप है, रिश्ता है अपने प्रतिद्वंदी से, राजनीतिक दलों से, वो नफरत का हो चुका है, घृणा का हो चुका है। आदरणीय डॉक्टर हिमांशु जी, मैं जो चित्रण देख रहा हूं कि राहुल गांधी जी अगर भरी सदन में जाकर के नरेंद्र मोदी जी से गले मिलते हैं तो उसका भी हास प्रयास उड़ाया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो राजनीति करते थे और जो बात करते थे, उनकी स्वीकार्यता हर जगह,
वो प्रधानमंत्री बने तब भी विपक्ष ने स्वीकार किया, आलोचना हुई, लेकिन शब्दों की मर्यादा कभी नहीं टूटी। और वो विपक्ष में रहे तो उन्होंने भी ध्यान रखा, सत्ता के प्रति भी वैसे ही बातों का स्तर रहा। क्या ये भारतीय जनता पार्टी अटल आडवाणी जी के उस युग की भारतीय जनता पार्टी रह गई है? क्या उस भाषाई स्तर पर रह गई है? क्योंकि जो सत्ता सरकार में जो बड़ा है, सबसे पहला सवाल तो उस चीज से हो। आज कांग्रेस पार्टी सत्ता सरकार में नहीं है, संघर्ष कर रही है, लेकिन जो सत्ता सरकार में, उससे हम भाषाई स्तर की बात करेंगे। जो अपने आप को बड़ा अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, अनुशासित होने की बात करते हैं, जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से निकले उनकी बात करते हैं कि हम देशभक्ति की बातें करेंगे, हम राष्ट्र प्रेम की बातें करेंगे। तो राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति में क्या भाषा स्तर गिराना, ये कौन सी बात होती है? क्या परिवार के अंदर का कहना है कि भाई सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी तो उनकी है, वो किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और कांग्रेस के संदर्भ में, राहुल गांधी के संदर्भ में, वो तो लगातार उन्हें गद्दार के तौर पर निरूपित करते हैं। कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ, राहुल गांधी का साथ देश विरोधियों का हाथ, ऐसे नारे चलते हैं। इसका उत्तर मैं लूंगा जब रत्नाकर सिंह जी के पास आऊंगा, लेकिन अभी मैं आना चाहता हूं श्याम सुंदर शर्मा जी के पास, बतौर पत्रकार, बतौर तटस्थ प्रेक्षक। श्याम सुंदर जी इस हालात को लेकर कितने दुखी है, कितने निराश है, कितने आक्रोशित है? जी श्याम जी। राजनीति में शुचिता और मर्यादा रहनी चाहिए, जो आपको दिख नहीं रही है। अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए, वोट बटोरने के लिए जिस शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी करते हैं, वो उचित है या नहीं है, ये तो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि कहना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं को क्या सिखा रहे हो आप? आने वाले समय में किस तरह की राजनीति करना चाहते हो, यूपी के चुनाव में किस तरह की स्थिति करना चाहते हो, तो राहुल गांधी जाने। लेकिन किसी भी तरीके से अगर वो गद्दार कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, जो निर्वाचित होके आए, उसी का, ऐसी स्थिति में राजनीति में जिस प्रकार की शुचिता होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, उसका या बड़े नेता नहीं रखेंगे तो आखिर इस देश की राजनीति चलेगी कैसे? अभी सही बात है, भारती जी कह रहे थे कि अखिलेश जी राजनीति अच्छी करते हैं, लेकिन साइकिल को पंचर करने वाले भी राहुल गांधी हैं। तो इसलिए निश्चित तौर पर आने वाले समय में अगर साइकिल पे फिर बिठाना चाहते हो, करना चाहते हो, तो राजनीति नहीं श्याम जी, थोड़ा मैं ऐसे विस्तार देना चाहूंगा। राहुल गांधी ने बोला तो बड़ा खराब लग गया, पर जब भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी के संदर्भ में इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तब आप इतने परेशान क्यों नहीं होते? मैं प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसा बोल दिया, इस सदन में सत्तारूढ़ दल के नेता हैं, विपक्ष नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी देश विरोधी कहा जाए तो ये वैचारिक विमर्श है, और प्रधानमंत्री के संदर्भ में कह दिया तो ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। ऐसा कैसे हो सकता है श्याम सुंदर जी? मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा अगर मर्यादा और शुचिता नहीं रखती है तो वो ठीक है। अब देखिए, मैं तो कह रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जो बोल रहे हैं, उनकी भाषा भी ठीक नहीं है। राहुल गांधी और उनमें क्या फर्क रह गया? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनके भी आप जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं कहा जाता है। बार बार जिस प्रकार से आ रही थी बात कि अभी सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कि भाई देशद्रोही हैं या क्या है, बहुत सारी बातें कह रहे थे। अब देखिएगा कि देखिए, आरक्षण के लिए तो दोनों ही पार्टी जिम्मेदार हैं। जिस प्रकार से आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया था, उसके बाद बदलने का काम पार्लियामेंट ने किया, दोनों ने मिलकर किया। तो इसलिए ये कहना कि भाई इस आरक्षण के अंदर राजनीति ढूंढने का काम दोनों ही पार्टी करती हैं। वोटों की राजनीति दोनों को महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि बिना वोटों के जीत करके आकर के कोई भी पद नहीं प्राप्त कर सकता। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से शुचिता और मर्यादा की जो लकीर होनी चाहिए, उसको गिराने का काम, तोड़ने का काम दोनों ही दल के लोग करेंगे। तो फिर दोनों ही दल के लोग कह रहे हैं, श्याम सुंदर जी का कहना है दोनों ही गलत है। पर मैं आता हूँ सुरेंद्र राजपूत जी, दो विषयों पर बात करते हैं। एक तो संविधान बदलने वाली बात। इतिहास तो इस संदर्भ में आपका ज्यादा काला है भाई। इमरजेंसी जैसा कालखंड आपके साथ चिपका हुआ है, और अभी तक नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने ऐसा कोई कदम तो नहीं उठाया जिसके आधार पर राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से इतना गरजे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने तो कहा भी नहीं कि हम संविधान बदल देना चाहते हैं पूरी तरीके से। जिन्होंने कहा उनको तो टिकट भी ना मिली थी।
हेगड़े जी, एक तो सवाल। दूसरा आपसे जानना चाहता हूं, और राहुल गांधी तो इस बात पे भी परेशानी जाहिर कर रहे हैं, यहां लोग परेशान हो रहे हैं, वहां पे इटली के प्रधानमंत्री को मोदी जी मेलोडी खिला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की इतनी समझ है, जिसके परिवार में प्रधानमंत्री होने की परंपरा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी का भी दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक गरिमामय व्यवहार के हम लोग साक्षी रहे। अगर नरेंद्र मोदी इटली के प्रधानमंत्री के साथ एक बेहतर रिश्तों के रूप में दुनिया के सम्मुख दिख रहे हैं, इसमें भी आपके नेता को परेशानी हो गई, इसमें भी दिक्कत हो गई। अरे वो मेलोडी खिला रहे हैं, उनको क्या करते हैं, कटोरा लेके सामने दिखाते कि भाई इसमें कुछ डाल दो। मतलब अपेक्षा क्या है राहुल गांधी की, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर भारत समतुल्य व्यवहार करता हुआ दिख रहा है, इसमें भी आपको परेशानी है, इसमें भी आपका नेता परेशान है। एक बड़ा पुराना शेर था हिमांशु भाई, कहते ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, वो गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। ये जो बात बहादुर लोग हैं ना, इन सब लोगों से आज की डेट में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पर ये सारी की सारी वो घटनाएं बताएंगे जिसमें ये लोग सही और हम लोग गलत साबित होने की ये लोग कुत्सित प्रयास करते हैं। देश पे बड़ा संकट है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी एक स्टेट्समैन की तरीके से अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहां पर संयम से पेट्रोल खर्च कीजिए, संयम से आप सारे काम कीजिए और संयम से विदेश यात्रा मत कीजिए, 1 साल के लिए सोना मत खरीदिए। और जिस समय वो ये अपील कर रहे होते हैं उसी समय वो 2 रोड शो करते हैं बड़े बड़े, और उस समय लगभग 100 प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स के साथ जो है कलकत्ता में, कोलकाता में क्या नाम, स्वेरिंग इन सेरेमनी शुभेंदु अधिकारी जी की अटेंड करते हैं और लगभग 100 ही प्राइवेट एयरक्राफ्ट के साथ में असम की स्वेरिंग इन सेरेमनी करते हैं। और पेट्रोल से तो चलते नहीं है जहाज, जहाज तो पानी से चलते हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी पर यह बात लागू नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साहब आप विदेश यात्रा मत कीजिए, पैसे खर्च होते हैं, हम 8,000 करोड़ के प्लेन में जाएंगे और हम बड़ी बड़ी चीजें करके आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो हमें इंतजार होता है कि बड़ी चीज करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी कोई ऐसी ट्रेड डील करने जा रहे हैं जिससे भारत का भला होगा। प्रधानमंत्री जी ऐसा कोई उपक्रम करने जा रहे हैं जिससे देश का भला होगा। इन 5 देशों में आप मुझे एक बात बता दीजिए, प्रधानमंत्री जी कौन सी डील करके आए? एक एमओयू साइन करके आए हैं यूएई में, और एक एमओयू साइन किया है उन्होंने उसमें इटली में कि साहब अब 14 बिलियन से 20 बिलियन हो जाएगा। तो भाई कौन रोक रहा है 20 बिलियन को? तो ऐसा कौन सा काम प्रधानमंत्री जी वहां करने गए थे? क्या मेलोडी खाने गए थे क्या प्रधानमंत्री जी? जो काम जूम मीटिंग से नहीं हो सकता था। एक तरफ आप बताते देश में ऊर्जा का संकट है और दूसरी तरफ आप मेलोडी, एक 246 रुपए की मेलोडी लेकर के आप मेलोनी साहिबा को देने के लिए आप इतना बड़ा उपक्रम करते हैं। सवाल उठेंगे। प्रधानमंत्री जी आलोचना से परे नहीं है। एक बात आपने सही कही जब रत्नाकर सिंह जी से बात कर रहे थे, जब आपने कहा कि नहीं साहब हम 1948 से गाली खा रहे हैं और इससे भी ज्यादा भद्दे शब्दों का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्रियों के लिए हुआ है, हमारे नहीं देश के प्रधानमंत्रियों के लिए हुआ है। तब तो सबके मुंह में दही जमी हुई थी, जिप लगी हुई थी, और पुराना समय हो तो जिप नहीं थी तो बटन लगे हुए थे जिससे पैंट में लगते हैं। जब हमें गद्दार कहा जाता था, हमें चोर कहा जाता था, देखो इंदिरा का ये खेल, खा गई चीनी पी गई तेल। नेहरू जी को गद्दार कहा जाता था, राजीव जी को गद्दार कहा जाता था, मनमोहन सिंह को सिंह कहकर के वो कहते थे कंबल में घी क्या नाम ओढ़ करके पी रहे हैं। जब संसद के अंदर हमारे नेताओं को सुरपणखा कहा जाता था, जब प्रधानमंत्री जी मंच पे कहते थे 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा है, जर्सी गाय है, बछड़ा है। 3 ट्रक गालियां बता सकता हूं आपसे, 3 ट्रक, छोटी मोटी नहीं। एक उस पे परेशान हो गए। मत परेशान होइए। अच्छा क्योंकि आप तो सुरेंद्र जी, मतलब आप बताना क्या जा रहे हो कि हमने गालियां खाई थी और हम भी गाली देने में पारंगत हो गए। अब हम केवल खाएंगे नहीं बल्कि अब हम देंगे भी। जी अब आप सुन लीजिए ना। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमने बहुत सहा है, लेकिन अगर आप अब देश के प्रति कोई गलत काम करेंगे
तो भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं। ये देश के प्रति अगर आपने गलत काम किया है, अगर देश के प्रति यूएस ट्रेड डील गद्दारी भरी है रत्नाकर सिंह जी से, और ये हमारे क्या नाम है इनके, श्याम सुंदर जी हैं, बड़े ही तटस्थ पत्रकार हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूं, तो इनकी तटस्थता को अगर दिक्कत ना हो तो यूएस ट्रेड डील जैसी गद्दारी भरी डील अगर कोई ये लोग किसी तरीके से सही साबित कर सके, बता सके कि ये सही नियत में है, बता सके कि अडानी का केस वापस लेने के लिए इतनी अपमानजनक डील नहीं की गई, तो मैं बड़ा अनुग्रहित रहूंगा श्याम सुंदर जी से भी, और बड़ा अनुग्रहित रहूंगा अपने भाई, अपने मित्र क्या नाम सिंह साहब से भी। तो मैं आपसे सिर्फ इतना सा खाली पूछना चाह रहा हूं कि यहां पर जो आप चीन की कम्युनिस्ट पार्टी आती है, बीजेपी हेडक्वार्टर में आती है, कौन सी ट्रेड डील करने आती है भाई? राहुल गांधी जी से और कम्युनिस्ट पार्टी पर, कांग्रेस से तो आप तमाम प्रश्न पूछते हैं, लेकिन अपने प्रश्नों का जवाब नहीं देते। गलवान घाटी में जब हमारे 20 जवान मारे जाते हैं, उसके बाद शी जिनपिंग को आप चाय पिलाते हैं, झूला झूलाते हैं, तो आपको हम क्या देशभक्त कहें? नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। जैसे हमारे उस पर आप राजपूत जी का कहना है, और अगर आपके फैसले देश हित के खिलाफ दिखेंगे तो भाषा की मर्यादा टूटती हो तो भाषा की मर्यादा को टूटने दो। बहुत सहा है, अब और नहीं सहेंगे। क्या कहते हो रत्नाकर जी? अपनी भाषा को बदलने पर विचार करेंगे? आप तो राहुल गांधी का हर बयान ही देश के खिलाफ मानते हो। राहुल गांधी विदेश में जाकर अगर कुछ भी बोले तो आपको लगता है कि वो देश का अपमान कर रहे हैं, पर आपके ही नेता जब विदेश में जाकर ये बोलते हैं 2014 से पहले तो इस देश में पैदा होना लोग अपने पूर्व जन्म का पाप मानते थे, उसमें आपको देश के खिलाफ कुछ नहीं दिखता। तो क्या कहते हैं रत्नाकर जी? खुद पर बीती तो बहुत कष्ट हो गया, इतने समय से कष्ट देते आ रहे थे, तब देखिए हिमांशु जी, सबसे पहली चीज तो मैं यही कहना चाहूंगा कि राजनीति में हमेशा से भाषा की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। बिलो द बेल्ट कभी भी वार नहीं करना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। और आपके साथ मैं बहुत सारी डिबेट कर चुका हूं, और चैनल्स पे भी मैं जब भी डिबेट करता हूं, कभी भी अपशब्द का किसी भी अपने विपक्ष का कोई प्रवक्ता है उसके लिए भी मैं नहीं करता हूं। और मैं इस चीज को बहुत खास ध्यान रखता हूं, क्योंकि जो ऑडियंस हमें सुनती है वो हमारे शब्दों से, हमारी भाषा से, हमारे भाव भंगिमा से ये समझती है कि यह व्यक्ति जो है वो किस स्तर का है। तो मैं राजनीति में भी वही मान के चलता हूं कि अगर राजनीति में आप किसी भी राजनेता के लिए, कोई भी हो, मैं यहाँ स्पष्ट रूप से कहूंगा कोई भी हो, उसके लिए कभी भी जो है अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है और हमेशा से रहेगा। जी, दूसरी बात मैं आना चाहूंगा, पहले मैं जवाब देना चाहूंगा। लेकिन रत्नाकर जी मैं यहाँ पर रोकता हूँ। देखो ये डिबेट हमने इसके लिए तो रखी नहीं कि रत्नाकर सिंह जी बतौर प्रवक्ता किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर। विषय एक व्यापक संदर्भ में है और उस व्यापकता को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते, बूझते, समझते हैं। तो आप इतना कहकर जो पतली सी गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं तो नहीं बोलता, ये मेरा विषय नहीं। हमारा विषय आपकी पार्टी के द्वारा समय समय पर लिया जाने वाला स्टैंड और उसके दौरान रखे जाने वाली बात है। आप लगातार राहुल गांधी के संदर्भ में उसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं जिस शब्दावली का इस्तेमाल करने पर आपको इतनी दिक्कत हो गई कि राहुल गांधी ने ऐसा कैसे बोल दिया। और सुरेश जी हमसे बार बार यही कह रहे हैं, ये हमसे, हमारे पुरखों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। भाई 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री है, ठीक है, पर हमारे प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी भी थी, हमारे प्रधानमंत्री तो राजीव गांधी भी थे, और हमारे प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। उनके संदर्भ में जब आप इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब आपकी पार्टी, तो अपने उस कथन का, अपने उस अतीत का कुछ पछतावा है, आज कुछ ग्लानि है, कुछ अफसोस है? ये सवाल है रत्नाकर जी, बताओ प्रवक्ता से। देखिए, अगर हम इस बात में जाएंगे कि कब कब कहां किसको किसने गाली दिया है, तो बड़े भाई सुरेंद्र राजपूत जी भी 2-4 चीजें गिना सकते हैं, मैं भी 10-20 चीजें गिना सकता हूं। प्रधानमंत्री जी के मां को क्या कहा गया, मंच पे गाली देने का काम किया,
मैं उन संदर्भ में जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से मैं परे हट करके जो सैद्धांतिक चीजें हैं उन बातों पे मैं जरूर आना चाहता हूं। और रही बात, आपने प्रश्न पूछा था कि विदेश में जो है प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि सपेरों का देश, या फिर पहले क्या होता था अभी क्या होता था, तो अगर उनका पूरा भाषण सुने उस समय जो उन्होंने कहा था, उसमें यही तथ्य निकलते हैं सामने आकर के कि हमने इतने सालों में देश का विकास किया है। वो कंपेयर करना चाह रहे थे, उसमें वो संदर्भ कहीं भी देश को नीचा दिखाने का काम नहीं कर रहे थे, वो कंपेयर करना चाह रहे थे। वो आप पहला पूरा उनका तथ्य सुनिएगा तो समझ में आएगा। दूसरी चीज देखो रत्नाकर सिंह जी, ये जो आप बोल रहे हो ना पूरे संदर्भ में देखा करो, वो संदर्भ काट कर दिखाने का काम तो आप ही करते हो। वो राहुल गांधी ने कभी एक भाषण दिया था जिसमें दूसरे नेता के हवाले से कहा था कि वो ये बताते थे कि ऐसी मशीन लाएंगे, यहां से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकलेगा। आपने वो संदर्भ हटा दिया, केवल राहुल गांधी का उतना संदर्भ पूरा चलवाया कि उन्होंने कहा है मैं ऐसी मशीन लगाऊंगा, यहां से आलू डालूंगा, वहां से सोना निकलेगा। उस समय तो आपको ये संदर्भ याद नहीं आया, उस समय वो व्यापकता याद नहीं आई। या अपनी सहूलियत से आप कैसे तय कर लेते हो, इसे बस इतना देखेंगे, इसको व्यापक संदर्भ में देखेंगे। ये हुनर लाते कहां से हो रत्नाकर जी? ये देखिए हिमांशु जी, आरोप प्रत्यारोप मैं अभी बता सकता हूं और सारी चीजें कि देखिए विदेश में जाकर के देश भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की बुराई करते करते राहुल गांधी कई बार देश की भी बुराई कर चुके हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और यूरोपियन कंट्रीज को अपील किया कि आइए हमारे देश में आप लोकतंत्र की रक्षा करिए। तो इस तरह का वक्तव्य जो है राहुल गांधी की परिपक्वता किस स्तर का है वो दिखाता है। मैं मेन मुद्दे पे आना चाहता हूं, जो अभी यहाँ पे प्रवक्ता लोग कह रहे थे उस पर भी चर्चा कर लेना चाहता हूं, क्योंकि समय आप मुझे बहुत कम देंगे, मुझे पता है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है यश भाई ये कह रहे थे हमारे ऊपर तमाम शुरुआत हम करते हैं और आरोप लगाने का जो है विपक्षी पार्टी होने का ये मतलब अपना धर्म निभा रहे थे, अल्टीमेटली हमें ही दोषी बनाएंगे। लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को क्या कहा था खुले मंच से। उन्होंने कहा था ना कि इस पार्टी को वोट कभी मत करना, ये चोर पार्टी है। इन्हीं के नेता ने कहा था और इन्हीं के नेता ने यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष को अजय राय जी को कौन से शब्द से नवाजा था, मतलब छोट भैया नेता टुटपुजिए नेता के शब्दों से। रत्नाकर जी, अब अगर ऐसे पदने पिटोगे ना तो वो चंद्रबाबू नायडू के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था वो आप कैसे सीनियर हैं, पीठ में छुरा कैसे घोंपा है, वो कई संदर्भ निकलेंगे। वो नीतीश कुमार के संदर्भ में अगर आप बात करोगे तो मैं आपको बताऊंगा धारावाहिक रूप से कि कैसे अमित शाह जी ने क्या क्या कहा था। तो अपन मुद्दे पर रहते हैं ना, मुद्दे से दाएं बाएं नहीं होते। अपन भाषा के संदर्भ में है और यश जी के पास आना चाहता हूँ। यश जी, आपसे जानना चाहता हूँ, आपके कुछ नेता तो राहुल गांधी की भाषा पर ऐतराज जता दिए, जो है उनकी पार्टी जा रहे, बाकी इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल नहीं कीजिए। पर मैं अब नीति पर आता हूं। आपके एक और सहयोगी है, नाम उनका शरद पवार। सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे हैं कि विदेश में मोदी जी कर क्या रहे हैं। शरद पवार जी का बयान है मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश का सम्मान विदेशों में बढ़ा रहा है। थोड़ा आप बताइए, आप किसके साथ, राहुल जी के साथ या शरद पवार जी के साथ? मोदी जी का साथ छोड़ दीजिए, मोदी जी के साथ तो आप को भी नहीं सकते, पर शरद पवार और राहुल गांधी दो अलग अलग विचार के साथ सार्वजनिक हैं। क्या कहते हो यशी? आदरणीय डॉक्टर हिमांशु जी, मुझे अत्यधिक आपका यही तरीका पसंद आता है जो आप चुटकी लेके बात करते हैं, और उसी चुटकी को लेने का काम किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। माननीय अखिलेश यादव जी ने उसी कंपनी के बारे में, उसी कंपनी के बिस्किट के बारे में कहा जो मेलोडी प्रधानमंत्री जी ने बाहर बांटने का काम किया और दिखाने का काम किया मेलोडी देते समय। वो पार्ले जी कंपनी जिसने कभी अपने बिस्किट का रेट नहीं कम किया, लेकिन उसका साइज कम होता चला गया। 10 बिस्किट से 8, 5, 3 और 2 वाला भी अब पैकेट मिलने लगा मार्केट में पार्ले जी का।
उस पार्ले जी पे बात नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, उस पार्ले जी की मेलोडी पे बात करना चाहती है। हम अगर उस मेलोडी और पार्ले जी पे बात करेंगे तो बात कहीं और ले जाएगी। इसी तरीके से खाद पे भी माननीय अखिलेश यादव जी ने यही बात की कि बोरे में से चोरी करने लगे। ये तो सरकारी काम था कि किसानों को देना था। और ये जिस तरीके की बात चाहते हैं कि हम जो बात कहें, अभी बात चर्चा चल रही थी आरक्षण को लेके, तो ये बताए ना कि ताजा ताजा पश्चिम बंगाल में जीते 17 से 7% ओबीसी को क्यों आरक्षण कर दिया। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2025 से पिछड़ा वर्ग आयोग बंद पड़ा, ठप्प पड़ा, उसका कार्यकाल पूर्ण हो गया। अक्टूबर 2025 से उसको क्यों नहीं बढ़ा पाया? मई 26 चल रहा है। यह 8 महीने का नुकसान किसका हुआ? उसी ओबीसी समुदाय को, जिससे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं अति पिछड़ा वर्ग से आता हूं, पिछड़ा वर्ग से आता हूं, और तमाम पिछड़ा वर्ग की लंबी सूची गिनाने भारतीय जनता पार्टी के नेता। मध्य प्रदेश में 14 से 27% आरक्षण होना है, आखिर वो कब होगा? उस पर बात कभी नहीं होती। 6 साल हो गए हैं, वो ओबीसी होल्ड प्रत्याशी अभी भी सड़कों पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो हर जगह ये आरक्षण की बात खत्म कर देते हैं। आपने आरक्षण की बात कही कि दोनों पार्टियों ने किया। कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना के लिए माफी मांग चुकी है और आगे करने की बात कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कब देश की जनता से माफी मांगेगी लगातार झूठ बोलने के लिए, जो अभी भी झूठ बोल रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं और कहीं कॉलम में, कहीं बातचीत में, कहीं है नहीं जाति जनगणना। और कब उनको हक अधिकार मिलेगा? पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कमाल हो गया यश भारती जी। हमने विदेश में देश का नाम रोशन करने के संदर्भ में सवाल किया, आपने उत्तर प्रदेश चुनाव की अपनी पिच समझकर बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। गेंद हमने फुटबॉल की डाली थी, आपने क्रिकेट की बॉल में तब्दील कर दिया। इस पर भी बात करेंगे जब समय आएगा, पर आज तो कुल मिलाकर बात हमारी बात पर है। अगर इस पर आप संक्षिप्त टिप्पणी करें तो अंतिम टिप्पणी के लिए मैं श्याम जी के पास हूं। जी यश जी। ये देखिए, हमारी तरफ से बात बड़ी स्पष्ट है। जो चुनी हुई सरकार है, चाहे वो कैसी भी गड़बड़ी से आ गई हो, अब सरकार है, उसकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। अगर वो विदेश में है तब भी और देश में है तब भी, जो अपील वो जनता के लिए करते हैं सबसे पहले अमल करें। ये बैटरी वाली गाड़ियों में जो जाते हुए नेता दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये आते हुए वापस नहीं दिख रहे हैं, जो वापस फॉर्च्यूनर और काफिले में आते हुए दिख रहे हैं वापस। तो ये ढोंग ढकोसले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जनता को वो करके दिखाएं जो अपील कर रहे हैं, वो खुद पे पहले सबसे पहले काम खुद के आचरण में भी वो चीज दिखे, ये यश भारती जी का कहना है। वो एक अलग संदर्भ में लेकर बात गए, लेकिन वो बात है वाजिब। देखिए मैं श्याम जी आखिरी टिप्पणी पर आना चाहता हूं। ये बंद पर आपत्तियां मन से आहत होने के कारण है, क्या आप मानते हैं ये भी दरअसल राजनीतिक सुविधा का विषय है? बाकी विषयों पर आलोचना का दौर चल रहा है, तो बेहतर यह कि इसी को विषय बनाकर देश को 2-5 दिन 10 दिन इसी में उलझा दो। सहूलियत रहती है कि आप मूल मुद्दों पर जा ही ना पाए। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर देश में बहस नहीं हो रही 2 दिन से। अब बहस के बाद तो हो रही है राहुल गांधी ने ये बोल दिया, सही बोला या गलत बोला। देश इस बात पर बहस में लग गया कि प्रधानमंत्री जी ने इटली के प्रधानमंत्री को मेलोडी देकर ठीक किया या गलत किया। गरीब के घर पर राशन है कि नहीं है, ये देश में विषय नहीं है। इटली की प्रधानमंत्री मोहताज थी एक मेलोडी की, और मोदी जी ने दे दी। बाकी ये इतना बड़ा विषय है। देखिए हिमांशु जी, जिस प्रकार की राजनीति का दौर चल रहा है वो चिंता का विषय है। अब देखिए मूल मुद्दों को भूल करके जिस तरह की राजनीतिक तौर पर बयानबाजी करके भटकाने का काम किया जा रहा है, वो किसी भी कीमत पे ठीक नहीं है। राजनीतिक मुद्दे होने चाहिए, राजनीतिक मुद्दों पर बात होनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने भी कहा पेट्रोल डीजल के भाव अभी तो बढ़े नहीं, और भी बढ़ने। अभी तो जिस प्रकार से 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो तो सबको जग जाहिर है। अभी मुझे सुरेंद्र जी कह रहे थे कि स्पष्ट करें, अब अमेरिका और भारत के बीच जो समझौता हुआ है वो उजागर हो गया, क्या उनके पास आ गया हो तो चर्चा की जा सकती है। लेकिन अभी तक वो गोपनीयता का सिद्धांत के रूप में पार्लियामेंट में नहीं आया है सामने कि भाई हम किस तरह से डील करके आए और हमारे देश पे उसके किस प्रकार के प्रभाव होने वाला है। अभी देखिएगा वो स्पष्ट रूप से अगर बात आएगा तो हाँ उस पर चर्चा की जानी चाहिए। लोकसभा भी है, उसके लिए बाकी चीजें वहां चर्चा नहीं होगी, बाकी चीजें भी उनका बात होनी चाहिए। क्योंकि सुरेंद्र राजपूत जी को कोर्ट किया है, तो सुरेंद्र राजपूत जी अपना हस्तक्षेप दे दें। जी सुरेंद्र जी।
आदरणीय पत्रकार महोदय से पूछना चाह रहा हूं कि अगर वो समझौता नहीं हुआ तो नरेंद्र मोदी जी का पूरी पार्लियामेंट्री दल ने स्वागत किस बात का किया था? फूल माला उड़ा करके ऐतिहासिक समझौता, ऐतिहासिक समझौता। पीयूष गोयल आपके यहां सारे टीवी चैनलों पर एक्सक्लूसिव क्या बोले थे? वो सारा का सारा समझौता तो आपके सामने है। पार्लियामेंट में आएगा या नहीं आएगा वो बात की बात है। आप इस पर क्या सोचते हैं कि 18% टैरिफ हमारा किसान देगा और उनका किसान 0% टैरिफ देगा? 18% हमारा व्यापारी देगा, उनका व्यापारी 0% टैरिफ देगा। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो बोलिए ना, इस बात पर क्यों डरते हैं? तो बोलिए ना, इस बात पर क्यों डरते हैं? अब इसमें कोई भी ना क्या बोलेगा। अगर वो देश का किसान यहाँ पर 0% टैक्स पर माल बेच सकता है और हमारे किसान पर 18% लगेगा तो कोई भी कहेगा कि ये हमारे किसानों के साथ ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन अभी तक यूएस ट्रेड डील अंतिम रूप से क्रियान्वित नहीं हुई है। सुनील जी, ये तो सच्चाई है। वो अंतिम रूप आने तक इंतजार करते हैं। हो सकता है आपको इससे बेहतर भी बोलने का मौका मिले, थोड़ा धैर्य रखिए। लेकिन जी यश जी, आप भी कुछ बात अधूरी ना रह जाए जी। आदरणीय हिमांशु जी, पीएम केयर फंड तो पूरी पारदर्शिता के साथ आ चुका है। उसका एक एक पैसे का हिसाब हो चुका है, कहां आया और कहां जा रहा है। तो इतनी पारदर्शिता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला चुकी है। तो ये अमेरिका डील की भी पारदर्शिता जरूर सामने आ जाएगी। चीन के साथ जो हमारे समझौते चल रहे हैं, जो हम चीनी व्यापार में आश्रित हो गए हैं चीन के ऊपर, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो या अन्य चीजें हो, तो वो भी चीजें सामने आ जाएंगी। गुलामी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और सरकार हमें गुलाम बनाने की तरफ जा रही है। सरकार हमें गुलाम बनाने की ओर ले जा रही है, कहना है यश जी का। तो रत्नाकर जी, आप भी पीछे ना रहो। सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हो, बाद में शिकायत रहेगी सत्ता पक्ष को मौका नहीं मिला। समय हम एडजस्ट कर लेंगे अपने कार्यक्रम का। आप अपनी बात भी पूरी कर ही लीजिए। देखिए हिमांशु जी, अभी हमारे जो प्रवक्ता महोदय लोग हैं सपा और कांग्रेस के, ये बार बार यहाँ पे बैठ करके और दबाव में झुक गए, इस तरह का जो है एक आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको भारत सरकार का रुख भी बता दूं। भारत सरकार का रुख भी ये आया है। दोनों केस में अमेरिका के दबाव में हम झुके नहीं हैं और हम अमेरिका जिससे कहेगा, हमारी नीतियों का निर्धारण जो है विदेश में कोई बैठा व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम अमेरिका की अगर कहेगा कि रूस से तेल लें या न लें, वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कह रहे थे युद्ध के बारे में, हमारी जब सेना ने खुद आकर कहा कि वहां के पाकिस्तान से फोन आया तब जाके हमने युद्ध रोका, तो हमारी सेना के ऊपर भी इनको भरोसा नहीं है। और अपने तरीके से देखिए क्या है, आपकी दोनों दलीलों में बहुत दम नहीं है। अगर आपकी सेना ने या आपने पहले घोषणा कर दी होती युद्ध विराम के संदर्भ में तो इतने सवाल नहीं उठते। सुरेंद्र राजपूत जी को मौका नहीं मिलता। मौका इसलिए मिलता है सुरेंद्र राजपूत जी को या अन्य विपक्षी दल के नेताओं को कि पहले ट्वीट ट्रंप का आया और समझौता विराम का ऐलान बाद में आया। तो एक तो आप वहां पर अपनी चूक को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है जब तक आप स्पेलिंग मिला रहे थे तब तक में डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट भी कर दिए। आप हिसाब ही लगाते रह गए कि शब्द में ये जोड़ूं या नहीं जोड़ूं। एक तो ये। दूसरा, आपने जो कहा ना कि वो अमेरिका के संदर्भ में और ट्रेड के संदर्भ में हम झुके नहीं। सुरेंद्र राजपूत जी और यशपाल जी को हम समझा लेंगे। आप पहले अपने यहां पर भी थोड़ा समझाइए। वो राम माधव अमेरिका में आपके नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे हुए, संघ के इतिहास के इकलौते प्रवक्ता हैं। वो अमेरिका में बैठकर बोले क्या ना कर दिया आपके लिए, तेल लेना छोड़ दिया, इसके लिए भी मान गए और क्या कर दें। तो दिक्कत बहुत सारी आपके यहाँ भी है। अपने यहाँ की दिक्कतों को भी थोड़ा ठीक कीजिए। बाकी भाषा के स्तर पर तो हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है। अपनी निजी राय अपने कार्यक्रम की शुरुआत में भी व्यक्त की और आज भी इस चर्चा के बाद भी टिके हुए कि भाषा के स्तर पर मर्यादा होनी चाहिए और भावनाओं के अंतर्गत इतने संयम का परिचय देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो किसी दल के नेता के तौर पर नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके संदर्भ में शब्द संयम के साथ होने चाहिए, उनके संदर्भ में मर्यादा होनी चाहिए और उनके संदर्भ में सम्मान भी होना चाहिए, चाहे वो इस दुनिया में हो या ना हो। ये हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साथ।